चलिए इस वीडियो में एंथैल्पी और कैलोरी मितीय मापन पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1 किलोग्राम जल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस करने के लिए दहन की जाने वाली मीथेन का द्रव्यमान क्या होगा। मान लीजिए कि इस दहन अभिक्रिया में मुक्त होने वाली संपूर्ण ऊष्मा जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो इस प्रश्न में जो हमें अभिक्रिया दी गई है उसमें मीथेन का दहन हो रहा है, यानी मीथेन या CH4 का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु अभिक्रिया करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु और जल के 2 अणु बनते हैं। और इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा मुक्त होती है वह संपूर्ण ऊष्मा 1 किलोग्राम जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसके अलावा हमें प्रश्न में दिया गया है कि इस अभिक्रिया के लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन -890 किलोजूल प्रति मोल है और जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह गणना करना होगा कि 1 किलोग्राम जल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए वास्तव में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और इसके लिए हम विशिष्ट ऊष्माधारिता के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, जो है Q बराबर mc डेल्टा टी। यहाँ मैंने Q को QW लिखा है क्योंकि हम वाटर यानी जल का तापमान बढ़ाने के लिए उसके द्वारा अवशोषित की जाने वाली ऊष्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें जल के द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्माधारिता और तापमान में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रश्न में दी गई है। इसलिए जब हम इन मानों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करके हल करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है 313.5 किलोजूल, और यही ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम जल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसका मतलब अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊष्मा जल द्वारा अवशोषित की जाने वाली ऊष्मा के बराबर होगी, लेकिन इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा क्योंकि हम यह मान रहे हैं कि इस अभिक्रिया में मुक्त हुई सारी ऊष्मा जल के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली जाती है। इसलिए हम लिख सकते हैं अभिक्रिया में मुक्त हुई ऊष्मा यानी Q रिएक्शन बराबर -QW, जो कि -313.5 किलोजूल है। अब चूंकि हमने यह गणना कर ली है कि हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता है, इसलिए हमारा अगला चरण यह गणना करना है कि इस मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें मीथेन के कितने द्रव्यमान का दहन करना होगा। लेकिन हम यह गणना कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम प्रश्न में दिए गए मानक एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा H0 के मान का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न के अनुसार यहाँ हो रही अभिक्रिया के लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन -890 किलोजूल प्रति मोल है। इसका मतलब 890 किलोजूल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें 1 मोल मीथेन का दहन करना होगा। तो फिर 313.5 किलोजूल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कितने मोल मीथेन का दहन करना होगा। आसान गणना है। इसके लिए मीथेन के मोलों की संख्या यानी NCH4 होगी तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बटा प्रति मोल मीथेन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा। और जब हम इस समीकरण में मान रखकर इसे हल करते हैं तब हमें मीथेन के मोलों की जो संख्या मिलती है वह है 0.352 मोल। इसका मतलब 313.5 किलोजूल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें 0.352 मोल मीथेन का दहन करना होगा। अब प्रश्न के अनुसार हमें दहन की जाने वाली मीथेन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और मीथेन का यह द्रव्यमान हम मीथेन के मोलों की इस संख्या से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें मीथेन के मोलों की इस संख्या को केवल मीथेन के मोलर द्रव्यमान से गुणा करना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मीथेन का द्रव्यमान लगभग 5.63 ग्राम मिलता है। इसका मतलब 1 किलोग्राम जल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस करने के लिए हमें लगभग 5.63 ग्राम मीथेन का दहन करना होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। यह प्रश्न है, 25 ग्राम के चांदी के एक सिक्के को 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस तापमान को हम T1 मान लेते हैं। इसके बाद इसे एक बर्तन में डाल दिया जाता है जिसमें 25 ग्राम पानी है और जिसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है।
इस तापमान को हम T2 मान लेते हैं। अब हमें यह ज्ञात करना है कि निकाय का अंतिम तापमान क्या है, यानी जब तापीय साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है तब निकाय का तापमान क्या होगा। प्रश्न में हमें जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता और चांदी की विशिष्ट ऊष्माधारिता के मान दिए गए हैं। तो अब हम कैसे ज्ञात करें कि निकाय का अंतिम तापमान क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि T1 का मान T2 से अधिक है, यानी चांदी के सिक्के का तापमान पानी के तापमान से अधिक है। साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि चांदी के सिक्के का द्रव्यमान और पानी का द्रव्यमान, इन दोनों का द्रव्यमान समान है। ठीक है। अब जब अलग अलग तापमान वाले दो अलग अलग पदार्थ एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तब स्पष्ट है कि ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। और ऊष्मा ऊर्जा का यह स्थानांतरण गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि तापीय साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती है। ठीक है। इस दौरान प्रत्येक पदार्थ में तापमान परिवर्तन पूरी तरह से उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता पर निर्भर करता है। अब यदि हम जल और चांदी की विशिष्ट ऊष्माधारिताओं को देखें तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, जबकि चांदी की विशिष्ट ऊष्माधारिता केवल 0.24 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। हम देख सकते हैं कि चांदी की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत अधिक है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हम जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता मूल रूप से किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा होती है। अब चूंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता बहुत अधिक है, इसका मतलब है कि जल के तापमान में परिवर्तन चांदी के तापमान में परिवर्तन की तुलना में बहुत कम होगा। अन्य शब्दों में, चांदी की तुलना में जल बहुत अधिक ऊष्मा को धारण कर सकता है और इसलिए जल के तापमान में उतना अधिक परिवर्तन नहीं होगा जितना कि कम ऊष्माधारिता वाले किसी पदार्थ जैसे चांदी में हो सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि जब इन दोनों पदार्थों यानी चांदी और जल के बीच तापीय साम्यावस्था स्थापित होगी, तब निकाय का अंतिम तापमान चांदी के प्रारंभिक तापमान जो कि T1 है, इसकी तुलना में जल के प्रारंभिक तापमान यानी T2 के काफ़ी निकट होगा। ठीक है। अब निकाय का अंतिम तापमान ज्ञात करने के लिए हम चांदी के सिक्के द्वारा खोई गई ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करेंगे, क्योंकि यह जल के द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा के बिल्कुल बराबर होगी। यहाँ ध्यान रहे कि जब तापीय साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तब चांदी के सिक्के द्वारा खोई गई ऊष्मा की मात्रा और जल के द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा में यह समानता ऊर्जा के संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम होती है, जो यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप यदि हम यह मानकर चलें कि बाहरी परिवेश में बिल्कुल भी ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, तब उस निकाय की कुल ऊर्जा, जिसमें चांदी का सिक्का और जलीय दोनों पदार्थ शामिल हैं, उस निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी। और यही कारण है कि एक पदार्थ जो कि हमारे मामले में चांदी का सिक्का है, इसके द्वारा खोई गई ऊष्मा परिमाण में दूसरे पदार्थ जो कि यहाँ जल है, इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा के बराबर होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका चिन्ह विपरीत होगा। अब चलिए विशिष्ट ऊष्माधारिता के सूत्र का उपयोग करते हैं और इन दोनों पदार्थों यानी चांदी और जल के लिए mc और डेल्टा T के मानों को इस सूत्र में रखते हैं। तो मानों को सूत्र में रखने पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों पदार्थों का द्रव्यमान समान है, इसलिए हम इन्हें आपस में कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ TF तापीय साम्यावस्था स्थापित हो जाने पर निकाय के अंतिम तापमान को दर्शाता है और जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तब हमें TF का मान लगभग 23.2 डिग्री सेल्सियस मिलता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि निकाय का अंतिम तापमान जो कि 23.2 डिग्री सेल्सियस है, यह चांदी के प्रारंभिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस की तुलना में काफ़ी कम है, जबकि जल के प्रारंभिक तापमान जो कि 22 डिग्री सेल्सियस है, इसके अत्यधिक निकट है। लेकिन ऐसा क्यों है? तो ऐसा इन दोनों पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिताओं में अत्यधिक अंतर के कारण है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था।